तो हेलो बच्चों, पिछली बार जैसे कि हमने देखा था, हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए थे। अब हमारे पास वीडियो नंबर सेकंड आ चुकी है। आपका सैनिक स्कूल बहुत ही पास आ चुका है, एग्जाम बेटा 18 तारीख को है और आज आपको ये वीडियो देखना कंपलसरी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट के 25 क्वेश्चंस हमारे वीडियो पार्ट नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले जैसे कि हमने देख रहे हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन बोल रखा है मीन निकालना है। मैं मीन का सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या दे रखी है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 9 दे रखा है एंड आखिरी वाला जो दे रखा है वो x दे रखा है और मीन इसकी बदले दे रखा है हमें 7। तो हम मीन की जगह रखेंगे 7, अपना सम करते हैं सारी सारी टर्म्स का। 5 प्लस 6 प्लस 9 प्लस x अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4, 4 टर्म्स है हमारे पास, 4 नीचे अपॉन में 4 रख दिया। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 इंटू 4 विच विल बी इक्वल टू 5 प्लस 9 प्लस 20। ये 20 हो गया हमारे पास प्लस का x। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 28 हमने मल्टीप्लाई किया 28, 20 प्लस x, यहाँ पे 20 इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा और माइनस हो जाएगा 28 से, जो कि आएगा हमारा आंसर आएगा 8। तो पहला क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है आज की वीडियो का, जिसका आंसर आ रहा है 8। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन को हम एक और तरीके से बताते हैं, एक और तरीका इसका एक और नाम होता है, इसको एवरेज भी बोल देते हैं बहुत सारे केसेस में। तो ध्यान देना, एवरेज और मीन एक ही चीज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास हमको दे रखा है 2y 25 मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। बेटा क्या होता है मल्टीपल ऑफ 3? मल्टीपल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या बोलता है हमें कि हमें सारी डिजिट्स का सम कर देना है और सारे डिजिट का सम्स अगर 3 की टेबल में आता है तो वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो मैं सारे डिजिट्स को प्लस कर रहा हूँ, 2y प्लस का 2 प्लस का 5 विच विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 4 प्लस 9, 9 प्लस y। अब डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 नहीं होगा, 10 रिपीट होगा 1 और 0 का। तो हमें 1 बाय 1 करके ये वैल्यूज पुट अप करनी है और देखना है 3 की टेबल में कौन सा आता है। तो पहले मैं 0 पुट अप कर रहा हूँ, 9 प्लस 0 इक्वल टू 9, जो 3 की टेबल में आता है। तो मतलब ये वैल्यू सही है, y की वैल्यू 0 हो सकती है। अब मैं पुट अप करूंगा वैल्यू 1, 9 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता है तो ये डिविजिबिलिटी रूल गलत हो गया, ये वैल्यू नहीं आएगी। ऐसे में वैल्यू पुट अप करूंगा 2 पुट अप करते हैं, 9 प्लस 2 विच विल इक्वल टू 11, 11 भी नहीं आता तो ये वैल्यू भी गलत है। 3 वैल्यू पुट अप करेंगे, अब 9 प्लस 3 क्या होता है, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 होता है 12, 12 आता है 3 की टेबल में, तो मतलब y 3 हो सकता है। ऐसे आगे चेक करूंगा तो 6 भी आएगा, 7 8 नहीं आएगा, 9 भी आएगा। तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, तो 0 हो गया, एक 3 हो गया, एक हमारे पास 6 हो गया, एक 9 हो गया। तो y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हुई, y की पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास होगी आराम से 0 3 6 एंड 9, ये पॉसिबल वैल्यूज होगी सारी y की, जो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 बन रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास वर्निका बॉट अ माइक्रोवेव, उसने एक माइक्रोवेव खरीदा है। हमारे पास एक माइक्रोवेव है, ये माइक्रोवेव की जो कीमत है, दाम है, जो पैसा है वो है 3300। ठीक है, इसमें वैट इंक्लूडेड है, इस वर्ड पे ध्यान देना, इंक्लूडेड ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब इसमें ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है इस पे। ठीक है, तो फाइनल अमाउंट क्या बनेगी हमारी, फाइनल अमाउंट जो उसने पे की है, फाइनल अमाउंट वो होगी दो चीज़ों का सम। किस चीज़ का सम होगा, एक तो होगा मार्क प्राइस जो उसमें छपा हुआ होगा माइक्रोवेव में, प्लस टैक्स। जैसा कि हमें पता है बेटा, टैक्स और डिस्काउंट दोनों दोनों किस में आते हैं, परसेंटेज में आते हैं, और परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी चीज की तो होती है। तो टैक्स और हमारा जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमपी के ऊपर लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्स परसेंटेज ऑफ एमपी, मार्क प्राइस का। मार्क प्राइस को हम लेट कर लेते हैं, मार्क प्राइस को लेट कर लेते हैं एक्स, आप एमपी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनल अमाउंट हमें ये दे रखी है, फाइनल अमाउंट कितनी है, 3300। एमपी की जगह हम रखने वाले हैं यहाँ पे बेटा एक्स, प्लस टैक्स हमें दे रखा है 10% का, परसेंट का साइन हटाऊंगा, अपॉन में 100 लाऊंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई एमपी की जगह हम रख देंगे एक्स, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस का एक्स अपॉन 10। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये आता है 11x अपॉन में 10, और विच विल बी इक्वल टू 3300। 11 से कटेगा 3 टाइम्स 0 0, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 300 मल्टीप्लाई 10, वो किसके इक्वल होगा बेटा, 3000। तो हमारे पास मार्क प्राइस ऑफ माइक्रोवेव कितना आ गया, 3000 रुपये, 3000 रुपये का उसका माइक्रोवेव था। ठीक है, तो इस इट मीन्स कि यहाँ पे भाई 3000 रुपये तो इसकी एमपी थी, और प्लस कितने रुपए टैक्स बचा, 10% जो बना 300 रुपये, तो ये टैक्स है। इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास आंसर आया था कितना, 3300। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, यहाँ पे इंक्लूडेड वर्ड लिखा है, अगर यहाँ पे एक्सक्लूडेड वर्ड लिखा होता तो मैं उसको माइनस कराता। ठीक है, तो इंक्लूडेड में क्या होता है, प्लस की पहले से जुड़ रखा है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अ हॉस्टल, ठीक है बेटा, ये है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट और इनवर्स का, ठीक है। अब ध्यान देना, फूड और प्रोविजन, फूड वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें खाने की पीने की बात होती है, फूड और पर्सन्स ये किस रिलेशन में होते हैं, डायरेक्ट होते हैं कि इनवर्स होते हैं? बेटा ये होता है इनवर्स, इसको ढंग से समझ लेना बेटा, ये इनवर्स का होता है। ऐसी वर्क टाइम भी किसका होता है? इनवर्स का होता है। अब इनवर्स का ही क्यों होता है बेटा? ये इनवर्स का क्यों? जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कम खाना चलेगा, और जितने कम लोग होंगे उतने ज़्यादा खाना चलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से उल्टा रिलेशन बना रहे हैं, ज़्यादा लोग कम खाना कम दिन। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे बॉयज दे रखे हैं हमारे पास। क्वेश्चन में कितना बोला है कि भाई एक हॉस्टल में 100 बॉयज है, तो पहले पुटअप करा देते हैं 100 बॉयज, ठीक है। खाना कितने डेज चल रहा है? 80 डेज का खाना चल रहा है, तो 80 डेज हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 60 मोर, ढंग से समझना, 60 मत रख देना यहाँ पे, ठीक है। 60 मोर बोला है, मोर मतलब क्या होता है? पिकॉक नहीं, मोर मतलब और 60 और लोग आए, 60 मत रखना, 60 और आ गए। तो पहले से ऑलरेडी कितने थे हमारे पास? 100 थे, 100 में हमने 60 और जोड़ दिया, कितने हो गए? 160। ढंग से देखना बच्चों, यहाँ पे 60 मत रख देना, आंसर गलत आ जाएगा आपका। और ये है y2, ये निकालना हमें। इनवर्स का फॉर्मूला हम सभी को पता क्या होता है? x1 y1 इक्वल टू x2 y2। वैल्यूज पुटअप करो बेटा, ये x1 है आपका, ये x2 है आपका, ये y1 है आपका, ये y2 आपको फाइंड करना है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 80 विल बी इक्वल टू किसके? 160 मल्टीप्लाई y2 जो हमें फाइंड करनी है। अब 160 से तो कट जाएगा 2 टाइम्स, और 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 100 अपॉन में 2 विल बी इक्वल टू y2। कैंसिल करके कितना है हमारे पास? 50। तो आंसर कितना आ गया? 50 डेज। अगर 60 और लोग आ गए, 160 लोग हो गए, तो जो पहले 100 लोग थे, खाना 80 दिन चल रहा था, अब 60 और आ गए, 160 हो गए, 160 में कितने डेज चल रहा है खाना? 50 डेज, ठीक है। ऐसे ही तो होगा ना, समझो, ढंग से समझो इसको, ठीक है। वर्क टाइम में भी ऐसे ही होता है बेटा। अगर मैं बोलूँ कि 2 मजदूर एक दीवार को 5 दिन में बना रहे हैं, तो 4 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? जल्दी करेंगे काम को कि लेट करेंगे? अब मजदूर की जनसंख्या बढ़ाऊंगा मैं, मजदूर की पॉपुलेशन बढ़ाऊंगा, मजदूर बढ़ाऊंगा, तो काम जल्दी कंप्लीट होगा। तो मजदूर बढ़ाए, काम कम टाइम में कंप्लीट, ठीक है। मजदूर कम किए, काम का टाइम बढ़ जाएगा। तो ये कैसा रिलेशन है? ऊपर नीचे वाला, ये रिलेशन है हमारा इनवर्स का। अगर दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं डायरेक्ट, दोनों एक साथ नीचे जा रहे हैं डायरेक्ट, पर अगर उल्टा आ रहा है रिएक्शन कि भाई एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज घट रही है, तो क्या होगा? वो हमारे पास वो होगा इनवर्स का। क्लियर है? क्वेश्चन बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29, ये है हमारे पास डिवाइड, ठीक है। वेरी गुड बेटा। तो ये है हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, जिसको हम आराम से कर सकते हैं यहाँ पे। अपॉन में m+2, ध्यान देना बेटा, ये डायरेक्ट नहीं काट देना, m से m2 से काट दिया, मेरे को 32 अच्छा लगा था ना, मैं 16 टाइम्स काट दिया, आपका आंसर ही गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पहले आपको ऊपर वाले को फैक्टराइज करना होगा, इसको फैक्टराइज करना होगा। फैक्टर्स बनाते हैं इसके, ठीक है। इसको मैं अलग से फैक्टर बनाता हूँ इसके, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं m² माइनस का 14 m माइनस का 32, ठीक है। अब 32 को जल्दी से फटाफट से क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने। 32 को करेंगे 2 16 2 8 2 4 2 2 2 और 1, इन सब से मेरे को बनाना है 14। तो मेरे को बन रहा है आराम से, यहाँ तक 16 बन रहा है, और यहाँ पे बन रहा है 2, तो क्या हो जाएगा ये? m² माइनस का 16m प्लस का 2m और माइनस का 32, ठीक है। मिडल वाली टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया, इसको मिडल टर्म स्प्लिट बोलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के दो में कॉमन क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? स्टार्टिंग में दो कॉमन आ रहा है m, और क्या आ रहा है पीछे से? m माइनस का 16 बचेगा। इन दोनों में कॉमन ले लो, प्लस का 2, क्या बचेगा? m माइनस 16। तो दो फैक्टर्स बन चुके हैं हमारे तैयार। कौन कौन से? एक फैक्टर है मेरा m माइनस 16, और दूसरा है m+2, ठीक है। आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुटअप करा दो, यहाँ पे तो करते हैं, दो डब्बे क्या बने हमारे पास? m माइनस का 16 और दूसरा बना m प्लस का 2। आप नीचे क्या लिखा था हमारे पास? m प्लस का 2। अब ध्यान देना बच्चों, मैं इंडिविजुअल नहीं काट सकता इसको, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं यहाँ पे। मैं पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल कर सकता हूँ पर, ठीक है। इंडिविजुअल नहीं काटा है वो, मैंने पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट काट दिया है। क्लियर है? तो पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास? m माइनस का 16। तो ये इसका रिमाइंडर होगा, या फिर जो भी आंसर बोलो उसको फाइनल में, ठीक है। डिवाइड करने का c आ रहा है। क्लियर है? बढ़े आगे। ये मिडिल टर्म स्प्लिट का क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, द मीडियन ऑफ अ डाटा इज, ठीक है। वेरी गुड। आप ध्यान देना बेटा, इसको बहुत ही क्लियरली समझना। मीडियन और मोड, मीडियन और मोड, ठीक है। मीन में फर्क नहीं पड़ता आपका डाटा को अरेंज करो कि ना करो, पर मीडियन और मोड के लिए आपको डाटा को अरेंज करना होता है, ठीक है। तो पहले डाटा लिख देते हैं हम अरेंज करके। 3, सबसे पहले 3 लिखा मैंने, उसके बाद क्या लिखा? सबसे बड़ा क्या? 3 के बाद क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या 6 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, और फिर 12 आ रहा है। अपने टर्म्स को काउंट कर लें, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 अरेंज हो गया डाटा। अब इन 7 में से कौन सा जो बीचों बीच बैठा है? मीडियन मतलब जो बीच की टर्म होगी, मीडियन मतलब जो बीच की टर्म होगी। तो मीडियन का वैसे फॉर्मुला भी होता है, इसको फॉर्मुला लगा के बिना भी कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा ये, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि 8 और बीचों बीच बैठा है। 8 के राइट साइड भी 3 एलिमेंट्स है, और इसके लेफ्ट साइड भी 3 एलिमेंट्स है, तो 8 बीचों बीच बैठा है, तो इसका मीडियन का आंसर क्या होगा? 8। अगर आप फॉर्मुला लगाना चाहें तो फॉर्मुला भी लगा सकते हैं। मीडियन का फॉर्मुला ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है? मीडियन का फॉर्मुला होता है
n+1/2। बस इसको इस फॉर्मूले में एक चीज़ ध्यान देनी होती है, ये मीडियन नहीं निकालता, ये वो पोजीशन बताता है कि भाई कौन सी पोजीशन में हमारा मीडियन बैठा होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसके ऊपर TH लिखा होता है, कौन सा पोजीशन होगा वो। ठीक है, n है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 7, 7+1/2, 7+1 होता है 8, 8/2 कितना आ जाएगा 4। तो मतलब फोर्थ टर्म, 4 नहीं होगा मीडियन, फोर्थ टर्म में मीडियन बैठा होगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, समझ रहे हो। तो फोर्थ टर्म में क्या है 8, तो मीडियन कितना है हमारे पास 8। ध्यान देना, ये सिर्फ हमें पोजीशन बताता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप डाटा को अरेंज नहीं करोगे तो फोर्थ पोजीशन पे तो आप स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं 1 2 3 4, भाई 9 बोल देते आप तो कि 9th 4th पोजीशन पे बैठा हुआ है, आंसर गलत आता। तो इसलिए पहले डाटा को करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, मीडियन में तो खासकर अरेंज करना ही पड़ता है। क्लियर है, और बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वेरी गुड। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भाई बहुत है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे, देखो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है बेटा, ये बीच वाला जो टर्म, बीच वाला जो डब्बा दे रखा है, ये रेक्टेंगल बोलेगा, रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सबको पता है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक दे रखा है 8 और एक दिख रहा है 6। अब अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट आती है बेटा, तो आपको पता होगा तीसरा नंबर कौन सा बनेगा। तीसरा नंबर बनेगा ऑफकोर्स 10। ठीक है, और अगर इसको नहीं आता है तो बेटा इसको अलग से सॉल्व करना भाई। p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 6 का स्क्वायर प्लस b बेस है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। h ये हमारी h है बेटा। ठीक है, तो 6 का 36 प्लस का 64, 36 प्लस 64 100। ठीक है, अब ध्यान देना, ये h स्क्वायर होगा, h नहीं होगा, हमें h चाहिए। तो किसका स्क्वायर होता है 10, 100 किसका होता है h, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ पे h कितना है 10। ठीक है, अब ध्यान देना, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं, इसको यहाँ नीचे लिखते हैं, ये हाइपोटेनस आ गई मेरी 10। अब इस हाइपोटेनस को ढंग से देखो बेटा, ये सर्कल के लिए जो हमारे पास बाहर सर्कल है उसके लिए डायामीटर भी है, उसके लिए क्या है ये डायामीटर। तो अगर ये इसके लिए डायामीटर है तो डायामीटर की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी, डायामीटर हो गया आपका 10। तो रेडियस से काम होता है, मैं 10/2 कितना आ गया हमारे पास 5। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा बेटा आपका, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल जो बाहर है उसको माइनस करना पड़ेगा अंदर से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा πr² माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है l इंटू बी। वैल्यूज पुटअप कराते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस भी हमने फाइंड किया 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में माइनस लेंथ कितनी देर की, हमारे रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास 8 है, 8 और ब्रेथ कितनी है उसकी, ये है ब्रेथ 6 8 जा 48। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 22 इंटू 25/7 और माइनस का 48। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग इसको तो बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और माइनस कर देना, आपका आंसर सीधा सीधा आपके हाथ में ही होगा। क्लियर कट, माइनस कर सकते हैं आप लोग, जो जोर से बोल दीजिए। ठीक है, चले आगे। यस बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है सीआई का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बोल रखा है कि इन व्हाट टाइम, आपको टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। ये रुपया इतने मैंने ब्याज लिया किसी से लोन लिया मैंने या किसी को दिया है, ठीक है, ये रुपया कितने टाइम में इतना बन जाएगा। तो जो पहले लिया रहता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमें गिवन है 164/0। ठीक है, और अमाउंट जो बाद में होती है उसको बोलते हैं अमाउंट। हमको इतना पैसा कितने टाइम में बन जाएगा ये कैलकुलेट करना है। और रेट हमको क्वेश्चन में कितना बोला है, एट 5% पर एनम। तो रेट हमें दे रखा है 5%। अब सभी को पता है बेटा, सभी को पता है कि हमारे पास भाई अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस रेट अपॉन 100 की होल पावर n। ठीक है, अब वैल्यूज पुटअप करते हैं बेटा। देखो हमारे पास अमाउंट कितना दे रखा है 176,400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 6 1 2 3 4 आगे 1 प्लस रेट हमें गिवन है 5% अपॉन में 100 की होल पावर n। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ही नीचे डिवाइड में ले आते हैं, 176,400 डिवाइडेड बाय 164/0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बचा 5 से काट के 5 1 5 5 20 100, 20 प्लस 1 21, 21/20 एलसीएम लेके 21/20 बन जाएगा और इसके पावर लिखिए n। ठीक है, n ही टाइम होता है यहाँ पे। अब क्या करना है भैया, अब तो फंस गया हम, नहीं फंसे बेटा, अभी तो क्वेश्चन बना है, यहीं से तो है आगे क्वेश्चन। तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे भी 4 की टेबल चला दो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 n, इसको काटेंगे 4 0 0, तो ये बन गया 4 4 1 अपॉन में 4 0 0। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना बेटा, आपको क्या करना है, ये आपका एक्सपोनेंट वाले चैप्टर का ही क्वेश्चन बन गया। अब ये क्या करना है आपको, राइट और लेफ्ट में इक्वल लिख रखा है। ठीक है, दोनों चीजें इक्वल है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी कहीं ना कहीं, इसको भी कहीं ना कहीं आपको वही बनाना पड़ेगा जो राइट साइड में लिख रखा है। राइट साइड में लिखा है 21/20 और यहाँ पे लिखा है मेरे पास 441/400। तो ढंग से देखिए, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 21 का स्क्वायर है, 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का, और 400 किसका होता है 20 का। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि भैया मैं इसको ऐसे लिख दूँ 21/20 का होल स्क्वायर। बिल्कुल बात सही है, ये लिखा जा सकता है ऐसे बेटा, और ये ऐसे ही होगा, ठीक है। और इसकी पावर लिखिए n। अब दोनों बेस इक्वल हो गए, ऐसे क्वेश्चन में बेस को इक्वल करना पड़ता है तभी आप पावर निकाल पाओगे। तो दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में बेस को मैंने इक्वल कर दिया, और जब इक्वल है और बीच में साइन भी इक्वल का ही है तो ऊपर पावर भी क्या होगी, ऑन कंपेयरिंग करके इक्वल। तो ऑन कंपेयरिंग बेस के इक्वल है, पावर के इक्वल होगी, तो n आ जाएगा 2, मतलब 2 ईयर्स। टाइम हमारा कितना आ गया बेटा, कैलकुलेट कर दिया हमने, 2 ईयर्स आ गया भैया हमारा आंसर। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आप सिंपल क्वेश्चन तो आपको नहीं देंगे, वो आपको घुमा फिरा के टाइम या रेट ऐसी चीज़ें कैलकुलेट करवाएंगे। सिंपल नहीं बोलेंगे कि भाई इतना पैसा है, इतना कितना बन जाएगा, CI निकालो, वो तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है, वो तो स्कूल लेवल का होगा। यहाँ पे आप सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करें बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। इसका फिगर नहीं है, इसका फिगर मैं बना देता हूँ आपके लिए। इसका फिगर है कुछ इस टाइप से कि हमारे पास एक क्वेश्चन में देखा है कि एक ट्राइंगल बन रखा है, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम A, B और C, बाहर एक पॉइंट जा रहा है D। ये वाला एंगल आपको 100 गिवन है, और ये वाला एंगल आपका QAP दे रखा है आपको 35, QAP ये देखा 35। आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल बीच वाला, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको फाइंड करना है ये बी वाला एंगल ABC। तो इसको एक्स लेट कर लेते हैं, ABC को मैंने एक्स ले लिया, एक्स फाइंड करना है भाई हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, 35 दे रखा है आपको QAP, और ACD कितना देखा आपको 100, जो मैंने फिगर में बना दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसका और इसका रिलेशन कैसे बैठेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये 35 है, तो बेटा ये भी कितना आ जाएगा 35। ये कैसा है हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की थ्योरम यूज करके, ठीक है। दो लाइन जब क्रॉस में कटती हैं बेटा, ऊपर नीचे लेंगे और राइट लेफ्ट वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आपका देखा 100 डिग्री मैं लीनियर पेयर लगा के इधर से, क्योंकि पूरी लाइन 180 डिग्री की होती है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर ये 100 है तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा 70 होगा बेटा। ये किससे निकाला मैंने, लीनियर पेयर से निकाला। किससे निकाला मैंने, लीनियर पेयर से निकाला, ठीक है। तो अब आपके दो एंगल आ चुके, 30 एंगल निकालना है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, बहुत सिंपल है। तो 35 प्लस x जो हमें फाइंड करना है, और प्लस जो ये लीनियर पेयर से मैंने निकाला 70 डिग्री, इन तीनों का सम होगा 180। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 35 प्लस 70 कितना आता है 105। तो 105 प्लस x इक्वल टू 180। 105 को जाके माइनस करा दो और आंसर आपके हाथों हाथ आ जाएगा 85। क्लियर है आपको बेटा, आंसर कितना आ गया हमारा 85। 85 नहीं 75। 180 से 105 माइनस करोगे तो 75 आएगा, 75। क्लियर है, बढ़े आगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वो वाला एंगल हमने निकाला वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये वाला इधर वाला एंगल निकाला हमने लीनियर पेयर की हेल्प से। तीनों ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लियर है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड बेटा। देखो इस क्वेश्चन को तो हम फिगर में ही कर देंगे, हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस क्वेश्चन को हम फिगर में ही कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको बताया कि A, B, C और D, इन चारों में से कौन सा टेम्परेचर टाइम ग्राफ नहीं हो सकता था, ठीक है। देखो टेम्परेचर बेटा अप भी हो सकता है, टेम्परेचर डाउन भी हो सकता है, ठीक है। पर टेम्परेचर एक टाइम पे एक ही बार होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि अभी इस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसी टाइम पे 20 और 25 तो नहीं होने वाला, एक ही रहेगा, या फिर 20 रहेगा या फिर 25 रहेगा। अब दिन बढ़ता जाएगा तो गर्मी थोड़ी बढ़ती जाएगी, ठीक है। शाम ढलती जाएगी तो टेम्परेचर नीचे आएगा। तो ये वाला पॉसिबल है, देखो टाइम बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ठीक है। ये देखो टेम्परेचर, टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर नीचे आ रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर डाउन हो गया। टाइम के बढ़ने से पहले घटा, फिर कहीं कांस्टेंट हो गया, फिर नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे देखो टेम्परेचर पहले डाउन हुआ टाइम के बढ़ने से, फिर कांस्टेंट रहा और फिर अप हो गया। ये तीनों पॉसिबल है, ये तीनों पॉसिबल है। अब इस वाले में गड़बड़ क्या, क्योंकि आंसर तो यही है। इसमें गड़बड़ देखो क्या है, यहाँ पे ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि भाई एक ही टाइम पे, टाइम यहाँ पे मान लेते हैं कि दिन के 12 बज गए हैं, 12 PM हो रखा है। 12 PM पे 20 डिग्री भी है, 25 भी है और 30 भी है। कैसे पॉसिबल भाई, एक टाइम पे एक ही तो टेम्परेचर होगा। तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। आपको ये बोलना था कि कौन सा कैन नॉट बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ। तो एक टाइम पे देखो यहाँ पे इन तीनों पॉइंट में हमारे पास टाइम कितना है 12 बजे, और 12 बजे एक ही टेम्परेचर होगा, तीन टेम्परेचर तो नहीं हो सकते, बाकी जगह देखो अलग अलग हो रखा है। क्लियर है, समझ गए आपको। तो वो वाला ऑप्शन में गलत था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। वेरी गुड। देखो बेटा ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है A² + B² + C², ठीक है। देखो आपको देखा A प्लस का B प्लस का C इक्वल टू 9 गिवन है,
ठीक है। दूसरा ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, ये गिवन आपको 23। आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे इसमें मैं कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब ध्यान देना, स्क्वायरिंग क्यूबिंग जो भी करते हो हमेशा ब्रैकेट में ही करते हो, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपका आंसर गलत आएगा। तो ब्रैकेट में ही किया मैंने स्क्वायर। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए बेटा, वरना फिर आपका गड़बड़ पूरा का पूरा आपका अलजेब्रा ही खराब हो जाएगा। टू ए बी टू बी सी प्लस का टू सी ए इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। क्लियर। आगे बढ़े, देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये तो हमें फाइंड करना ही है। इन तीनों टर्म में से मैं 2 कॉमन खींच लेता हूँ, तो क्या बचेगा अंदर, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, और वहाँ पे रहा 81 का सेम। क्लियर है। अब ए बी बी सी प्लस सी ए का आंसर क्वेश्चन में कितना गिवन है 23, तो ये प्लस का 2 यहाँ पे है, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कहीं ना कहीं, देखो क्वेश्चन में 23, तो इसकी जगह मैं ब्रैकेट के अंदर लूंगा 23, और यहाँ पे रहा आपका 81। आपको यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, 2 इंटू 23 कितना होता है बेटा 46 होता है, और यहाँ पे आपका 81, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको उधर ले जाइए और माइनस करोगे, तो 81 में से अगर आप 46 को माइनस कर देते हो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, यहाँ पे मैं तब तक इसको लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। आपने कर दिया माइनस, नहीं किया, मैं कर देता हूँ। 81 में से अगर मैं 46 को माइनस करता हूँ, कैरी हो जाएगा बेटा, 5 आएगा, 7 हो गया, 3, कितना आ गया आपका आंसर 35। क्लियर है आपको, समझ आएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन में आपको जो चीज़ गिवन है उसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। स्क्वायरिंग करते हुए आपको किसका ध्यान देना है बेटा, कि हमेशा ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अगर आप ब्रैकेट का यूज़ नहीं कर रहे हो तो फिर गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या होता है, देखो कोई लोग बोलते हैं भैया मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, तो वो ऐसे लिख देते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको डायरेक्ट ऐसे बना दिया, ये हो जाएगा गलत आपका। ऐसा नहीं करना बेटा, स्क्वायरिंग है, हर एक एलिमेंट को स्क्वायरिंग देते हैं, फॉर्मुला रखते हैं वहाँ पे, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन पे, समझ आ गया आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द मीन ऑफ 6 नंबर इज 15। अच्छा वेरी गुड, आपको मीन दे रखा है 6 नंबर का 15, ठीक है। अगर आप इससे 2 टेक अवे कर लेते हो, इससे आपने मतलब 6 नंबर आपके पास मान लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ, 6 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं। इन सब का मीन हमको कितना दे रखा है, इन सब का मीन दे रखा है हमको 15, ठीक है। अब बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि आप हर एक क्वेश्चन से 2 2 हटा रहे हैं, मतलब हर एक एलिमेंट से 2 2 माइनस कर रहे हैं। इससे भी आपने 2 माइनस कर दिया, इसकी वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, सबसे 2 माइनस कर दिया आपने, सारे एलिमेंट से 2 को माइनस करवा दिया गया। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या फ़र्क पड़ेगा मीन में, मेरे को भी बताओ। अब ध्यान दो बेटा, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही बार में 5 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन करने में। आपको जितना भी माइनस हो रहा है हर एक एलिमेंट से, वो आपको मीन से माइनस करा दो, आपका न्यू मीन आ जाएगा। आपका न्यू मीन कितना आएगा, माइनस करा दीजिए, कितना आ गया 13, ठीक है। अब इसकी ट्रिक है, देखो ढंग से समझो इस क्वेश्चन को, कि अगर आप सारे एलिमेंट से सेम चीज़ माइनस करते हो तो मीन से भी उतनी चीज़ माइनस करनी है, ठीक है। अगर सबसे आप 5 टेक अवे करते तो नए मीन से भी 5 उड़ा देते, पुराने मीन से 5 उड़ा देते हैं, कितना आता है आंसर 10। अगर आप सारे एलिमेंट में +2 कर देते हैं, कि भाई मैंने तो +7 कर दिया सारे एलिमेंट्स में, सारे एलिमेंट्स में कितना प्लस कर दिया, प्लस का 7, सब में 7 प्लस कर दिया, तो आपका न्यू मीन कितना आता है, फिर न्यू मीन में भी उतना ही चेंज आता है, आपका न्यू मीन में भी उतना ही चेंज आता है बेटा। क्या आप पुराने ओल्ड मीन में वही प्लस माइनस कर दो जो आपको बोला गया है, तो ओल्ड +7, ओल्ड कितना दे रखा था मैं 15, ओरिजिनल क्वेश्चन में 15 बोला था, +7 कितना आ जाएगा ये 22। पर ध्यान देना, ये तभी ट्रिक काम करेगी जब आप सारे एलिमेंट से सेम चीज़ को माइनस करते हो, या सेम चीज़ को प्लस करते हो, या सेम चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो, या सेम चीज़ को डिवाइड करते हो, ठीक है। सेम होना चाहिए वो, अगर वो डिफरेंट हो रहा है तो फिर ये ट्रिक नहीं लगेगी, फिर उसको हमें और डीपली सॉल्व करना पड़ेगा। पर इस क्वेश्चन में ये ट्रिक काम कर गई है कि आपको सारे मीन्स में अगर एक ही, सारे एलिमेंट्स में एक ही चीज़ को माइनस कर रहे हो तो न्यू मीन में भी उतना ही माइनस होगा। क्लियर है आपको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। ये भी फिगर वाला क्वेश्चन बेटा, देखो इस फिगर वाले क्वेश्चन को तो फिगर में ही कर देंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटा, आपको दे रखा है ये और ये और ये, पहले इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको देखो ये 2 साइड इक्वल दे रखी है, ये और ये साइड इक्वल दे रखी है। अब एक ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है, हम सबको पता होगा वो, कि अगर 2 साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर ये 25 डिग्री है और ये इसके अपोजिट में आ रहा है, तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, ठीक है, समझे। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ये 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा 25। क्लियर है। ये पूरा कंबाइन एंगल बताओ, 60 + 25, ये पूरा कितना हो जाएगा, एंगल पी कितना हो जाएगा, एंगल पी हो जाएगा आपका 60 इधर है 25 इधर है, तो 60 + का 25 कितना आ गया ये आपका बेटा 85। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में, क्योंकि आपको वाई फाइंड करना है।
बड़े वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम देखो, ये y है, ये 85 है, और ये कितना है हमारे पास 25 है, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। बहुत सिंपल से है, तो 60 प्लस 25 प्लस y जो हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये होती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। 60 प्लस 25 कितना हो गया बेटा आपका 85, प्लस का y इक्वल टू 180। कुछ नहीं करना बेटा, आपको 85 को उधर माइनस करवा देना है, तो y इक्वल टू 180 माइनस का 85 कितना होगा माइनस करा के जल्दी से बताइए 95। कहीं ना कहीं कितना आ गया आंसर आपका 95। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने यहाँ पे? प्रॉपर्टी यूज़ की हमने एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, बना के दिखा देता हूँ आपको मैं यहाँ पे। ये है ट्राइंगल, ये है साइड और ये है साइड। ठीक है, लेट से मान लेते हैं कि ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी है। क्वेश्चन में गिवन है कि भैया ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। तो ए बी के अपोजिट में कौन सी एंगल आ रही है? ये वाली सी। ठीक है, इसको ध्यान देना, ये आपको फंसवा सकता है कि एंगल सी यहाँ पुटअप किया जाएगा, और ए सी के अपोजिट में कौन सा आ रहा है? एंगल बी। तो एंगल बी इधर लिखा जाएगा, एंगल बी। ठीक है, तुम बी इक्वल टू सी लिख दोगे, वैसे तो बात कुछ चीज़ तो होगा नहीं, पर ऐसे नहीं लिखना है इसको। देखिए ए बी के अपोजिट में जो एंगल आ रहा है वो पहले लिखनी है। तो ए बी अगर आपने लेफ्ट में लिखा है तो ए बी के अपोजिट में जो एंगल आ रही है पहले वो एंगल सी, वो लिखना पड़ेगा। इसमें हायरार्की भी आपको देख के रखनी ही पड़ेगी। अगर आप बी इक्वल टू सी बोलते हो मैथमेटिकली तो वो सही है, पर थ्योरम वाइज वो गलत हो जाएगा। क्लियर? समझे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, आकार कवर्स। ठीक है बेटा, ये है स्पीड टाइम का। स्पीड टाइम आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्पीड टाइम नहीं कर रहे हो तो आप सैनिक स्कूल में सिलेक्शन भी नहीं पा पाओगे। ठीक है, तो स्पीड के साथ ये स्पीड टाइम वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि भाई एक कार है जो 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है किसी कांस्टेंट स्पीड से, वो हमको नहीं पता, हम उसको लेट कर लेंगे, यहीं पे क्वेश्चन में एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, आगे बोला है इफ द स्पीड ऑफ वॉज 10 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड 10 ज़्यादा होगी तो न्यू स्पीड कितनी होगी बेटा? न्यू स्पीड होगी हमारी 10 ज़्यादा। ओल्ड स्पीड में प्लस कर दो 10, तो ये 10 प्लस। ठीक है, और ओल्ड स्पीड को कितना किया हमने? ओल्ड स्पीड, पुरानी स्पीड कितनी थी हमारे पास? वो हमने लेट करके एक्स। क्लियर है? अब आगे क्या बोला हुआ आपको क्वेश्चन में? आगे बोला कि इट विल टेक 1 आवर कम टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस दोनों में सेम है। न्यू डिस्टेंस बोलो या पुराना डिस्टेंस बोलो, D1 बोलो या D2 बोलो, दोनों की दोनों डी ही बोल देते हैं, और दोनों दोनों इक्वल है, 300 ही रख देते हैं। ठीक है, 300 किलोमीटर्स। ठीक है, और टाइम कितना? अब देखो यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में कि अगर मैं चल रहा हूँ मान लेते हैं एक्स की स्पीड से, ठीक है, और मैंने लगा दिया 5 घंटे कहीं पहुँचने में। अगर मैं अपनी स्पीड 10 और बढ़ाऊंगा, कितनी बढ़ाऊंगा? 10 और बढ़ाऊंगा, तो 10 और बढ़ाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा, है ना? तो कितना जल्दी पहुंचा मैं? 1 घंटा जल्दी पहुंचा। तो अब मेरे को बताओ कौन सी स्पीड, कौन से टाइम से कौन सा टाइम माइनस कराऊं? देखो, एक T1 होगा और एक T2 होगा। T1 T2 माइनस, इसमें ध्यान देना, गलत मत कर देना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पहले मैं आपको दोनों टाइम निकाल के दिखा देता हूँ। तो स्पीड 1 जो ओल्ड स्पीड है, स्पीड 1 का फॉर्मूला D1 अपॉन में T1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, T1 ऊपर आ गया, D1 अपॉन में स्पीड 1। अब रखते हैं आराम से। D1 कितना है हमारे पास? बताओ बेटा, हमारे पास D है। D1 बोलो या D बोलो, बात सेम ही है, दोनों इक्वली है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सेम डिस्टेंस। ठीक है, T1 कितना है हमारा? T1 निकालना है हमें। ठीक है, S1 स्पीड 1 कितनी है हमारे पास? स्पीड 1 ये है हमारे, ये है T1। ठीक है, ध्यान देना, ये स्पीड 1 और ये है स्पीड 2। मैं इसको नोटेशन की तरह यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर है? स्पीड 1 और स्पीड 2। ठीक है, ये आपका T1। ऐसे ही मैं निकालूंगा T2। T2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसी के बनाऊँ डायरेक्ट, D2 अपॉन में स्पीड 2। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, क्वेश्चन में बोल रखा है, तो 300 ही रखूंगा। स्पीड कितनी है हमारे पास? नई स्पीड कितनी है हमारे पास? x प्लस 10। अब मुझे बताओ जल्दी किस में पहुंच रहे हैं हम? जल्दी हम T1 में पहुंच रहे हैं कि जल्दी T2 में पहुंच रहे हैं? हम पहुंच रहे हैं बेटा T1 में, नहीं T2 में पहुंच रहे हैं हम। ठीक है, तो T2 छोटे को बड़े से माइनस कराना है, उल्टा मत कर देना, कहीं आप उल्टा कर दोगे तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। तो आपको छोटे से बड़े को माइनस करना है, तो माइनस करते हैं हम यहाँ पे T2 जल्दी ले रहा है, T1 बड़ा है, T2 छोटा है, कम टाइम ले रहा है, आपका आ गया 600, 1 घंटा। T1 कितना है आपके पास? 300 अपॉन में x माइनस का 300, और ये आ गया आपका x प्लस का 10। क्लियर? ये आ गया आपका आंसर 1। अब इन दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे एलसीएम लेते हैं, x प्लस का 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 300 ब्रैकेट में x प्लस का 10, x यहाँ आ जाएगा माइनस का 300x इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब सबके अपॉन में आ जाता है तब क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल होती है। मैं 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई करके कुछ भी चेंज नहीं आता, तो ये सिंपल एज इट सेम ही रहेगा। इसको माइनस कराते हैं, 300 इंटू एक्स कितना होगा? 300x। 300 इंटू 10 कितना होगा? 3000, और माइनस का 300x। 300x से 300x कैंसिल, ये 3000 बचा, 3000। ठीक है, इक्वल टू x इंटू एक्स कितना होगा बेटा? आपका x स्क्वायर, और x इंटू 10 कितना होगा आपका? 10x। ठीक है, अब इस इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 3000 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 10x। इसको इधर ले आते हैं,
एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x और माइनस का 3000। ठीक है, अब आपको 3000 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। अब फैक्टर्स बनाएंगे कैसे हम? फैक्टर्स ऑलरेडी मुझे पता है, एक्स स्क्वायर मैं फैक्टर बनाऊंगा पहला 60 में से 50 माइनस 50x माइनस का 3000। ठीक है, कॉमन लेते हैं। स्टार्टिंग के दो में क्या कॉमन आ रहा है बेटा? स्टार्टिंग के दो में कॉमन आ रहा है x, तो बचेगा x प्लस का 60, और दूसरे में कितना कॉमन आ रहा है? माइनस का 50, क्या बचेगा? x प्लस का 60। माइनस कॉमन लेते ही अंदर एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब फटाफट से दो डब्बे बनाओ। क्या बन रहा है बेटा? एक तो बन रहा है आपका x प्लस का 60 और एक बन रहा है x माइनस का 50 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो डब्बों का मल्टीप्लाई, दो डब्बे फैक्टराइज हो चुके हैं, दो डब्बा का मल्टीप्लाई आ रहा है 0। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 है या दोनों ही 0 है, तो मैं दोनों को ही रख लेता हूँ। तो पहले वाले डब्बे को मैंने x प्लस का 60 इक्वल टू क्या है? 0 को, इसको उधर ले गए, आ गया माइनस का 60। माइनस का 60 पॉसिबल नहीं है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। दूसरा डब्बा क्या बोला है हमें? दूसरा डब्बा बोला है x माइनस का 50 इक्वल टू 0। 50 उधर गया तो कितना आ गया? x इज इक्वल टू 50। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल वैल्यू है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बोला था कि मैं एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ 300 किलोमीटर की दो बार, एक बार स्पीड x से और एक बार स्पीड x प्लस 10 से। ठीक है, और जब मैंने दोनों को कंप्लीट किया तो मैंने टाइम नोट किया कि मेरे को नए टाइम में 1 घंटा कम लग रहा है, तो मैंने क्या किया? दोनों टाइम को माइनस करवाया। ठीक है, और ध्यान देना किस टाइम को किस टाइम से माइनस करवाना है। अगर आपने इसको उल्टा किया तो वहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर सही आएगा, वरना आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर? बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट संभाल के रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स। ठीक है, टू ट्रेन्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जब भी अपोजिट डायरेक्शन बोली होती है तब क्या होता है? स्पीड प्लस हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है? प्लस। स्पीड हो जाती है प्लस। और जब बोली होती है सेम डायरेक्शन तब स्पीड क्या हो जाती है? माइनस। क्लियर है? यहाँ पे लिख देते हैं, जब आपकी सेम डायरेक्शन होती है तो स्पीड होती है माइनस माइनस। ठीक है, और जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन, तो हमारी स्पीड हो जाती है प्लस। क्या हो जाती है? स्पीड प्लस। तो यहाँ क्वेश्चन में अपोजिट बोला हुआ है, तो पहले स्पीड 25 है और दूसरी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड देर की है, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? टोटल स्पीड 25 प्लस का 30 विच विल बी इक्वल टू 55 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक ट्रेन की लेंथ कितनी बोल रखी है आपको? 300, और दूसरी ट्रेन की लेंथ दे रखी है आपको 250। एक की दे रखी है आपको 300 और एक की आपको दे रखी है 250। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 300 प्लस का 250, जो कितना आ जाएगा आपका? 550 मीटर्स। ठीक है, अब आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। काम ही खत्म हमारा। स्पीड कितनी रखूंगा मैं? 55। डिस्टेंस कितनी रखूंगा? ये 550 अपॉन में टी ऊपर 55 नीचे, 550 अपॉन में 55 कैंसिल हो गया। कितना आएगा बेटा? 10। तो कितना टाइम लगे इन दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में? 10 सेकंड्स का। ठीक है, ध्यान देना बेटा, अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन बोलता तो मैं स्पीड माइनस कराता। ठीक है, फिर 30 माइनस कितना करता है? 25, कितना बचता? 5। तो यहाँ पे फिर मैं स्पीड को 5 रखता। ठीक है, पर यहाँ पे क्वेश्चन बोला अपोजिट, तो स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस। क्लियर? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, ओके, आपको पावर 2 कैलकुलेट करनी है। तो भाई बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि जब भी आपको सिंगल वैल्यू दी हो, पावर 1 वाली दी हो, उसको कल पावर 2 वाली पूछी तो क्या करना पड़ता है हमको? वहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्वेश्चन में गिवन है x प्लस का 1/x, ये हमको देखा है 5 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर है? समझ आ रहा है सबको? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड ब्रैकेट। ठीक है, ध्यान देना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे आपका आंसर गलत आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, इक्वल टू 25। x से x क्या हो गया? कैंसिल। x का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर। 1/x का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर। क्लियर है? ये प्लस का 2 बचा है यहाँ पर और यहाँ पर है 25। 2 उधर ले जाइए और माइनस करवाइए। तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा? 25 माइनस 2 कितना होगा? 23। तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर कितना है आपका? 23। ठीक है, ध्यान देना बेटा, स्क्वायरिंग और क्यूबिंग, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट लगा रहे हो आप और खाली ऐसे लिख दे रहे हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25 आंसर आ गया, तो बेटा आपका आंसर आ गया है पर वो गलत आ गया। समझे आप? तो ऐसे डायरेक्टली स्क्वायरिंग नहीं करते, प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, और प्रॉपर्टी लगती है कि जब होल स्क्वायर होता है वो। ठीक है, ये गलत तरीका है। स्क्वायरिंग करनी है, ब्रैकेट लगाएंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट। ये ब्रैकेट आपको सेफ रखेगा। क्लियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिया बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे।
ठीक है, आपको ये देखा है कि a की वैल्यू दे रखी है आपको, a की वैल्यू है b की पावर 2/3 और आपको फाइंड करना है, अच्छा एक और चीज़ की मैंने, वेरी गुड, b की वैल्यू दी है b इक्वल टू सी स्क्वायर और फाइंड करना है आपको a इन टर्म्स ऑफ c। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, भैया क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, फाइंड क्या करना है, a फाइंड करना है, b फाइंड करना है, c फाइंड करना है, d फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे बोला है a इन टर्म्स ऑफ c, मतलब a और c के बीच का रिलेशन, a और c के बीच का रिलेशन फाइंड करना है, कैसा होगा। किसकी बात नहीं कर रहे हैं, बी की बात नहीं कर रहा, तो बी को भगाना है क्वेश्चन में ए इन टर्म्स ऑफ सी बोला है बेटा। ठीक है, तो ए और सी के बीच में रिलेशन क्या होगा वो निकालना है हमें, और बी के बारे में बात नहीं की, मतलब हमको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हमको क्वेश्चन में जिसके बारे में बात ही नहीं हो रही उसको भगा दे रहा है, तो बी को भगाना है हमें यहाँ पे। तो बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी की जगह क्वेश्चन में बोलेगा सी स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो बी की जगह क्या लिख दूंगा मैं, सी स्क्वायर। जब भी वैल्यू पुटअप करनी है, स्क्वायरिंग करनी है, ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, इसके ऊपर बी के ऊपर ऑलरेडी एक पावर थी तो वो भी लिख देता हूँ मैं 2/3, वेरी सिंपल, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/3, 2 2 जा 4, सी की पावर 4 अपॉन में 3 ए। ये क्वेश्चन मैंने देखा था सैनिक स्कूल की बुक में कि PYQs क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका एक और तरीके में आंसर दे रखा था, कैसे दे रखा था, मैं सी को ऐसे लिखूंगा बेटा, एक बार लिखूंगा पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, 1/3 को क्यूब रूट बना दूंगा, क्या बना दूंगा, क्यूब रूट। तो सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, क्यूब रूट। ठीक है, ये छोटा सा 3 और सी की पावर कितनी बची, 4 बची है, इस टर्म में था वो आंसर आपका, इस फॉर्म में। ठीक है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, पर इस फॉर्म में आंसर था। क्लियर, ये क्वेश्चन रिपीट है 2 बार। बढ़े आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफ 12 एंड मीन इज 3। ओके, तो आपका इस क्वेश्चन में वो लिखा है, आपको मोड फाइंड करना है, मोड। ठीक है, मोड फाइंड करना है आपको, आपको मीडियन कितना दे रखा है, अच्छा इफ द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 12, मोड 12 दे रखा है, मोड फाइंड नहीं करना, मोड आपको दे रखा है 12, तो मोड है आपका 12, मीन दे रखा है आपको 3, मीन दे रखा है आपको 3। ठीक है, और आपको फाइंड करना है मीडियन, मीडियन फाइंड करना है। तो बेटा इन तीनों के बीच में एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला बताओगे आप मेरे को क्या होता है, तो वो फॉर्मूला मीन मीडियन इक्वल टू मोड। मैंने तो इसको ऐसे ही याद किया है, कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस इसका 2 3 1। ठीक है, बढ़े आगे, इसमें वैल्यूज पुटअप करनी है और आपका आंसर हाथ में ही होगा, तो वैल्यूज पुटअप करते हैं। 3 मीडियन आपको कितना दे रखा है, फाइंड करना है, मीडियन आपको फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई मीन, मीन कितना दे रखा है आपको 3, और मोड कितना दे रखा है आपको 12। ठीक है, 2 3 या 6, तो 3 मीडियन इक्वल टू माइनस का 6 और ये है 12, माइनस का 6 इधर आएगा बेटा और प्लस हो जाएगा, 12 + 6 कितना होता है 18, तो 18 इक्वल टू 3 मीडियन। 3 क्या होगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा कितना आएगा 6, तो मीडियन कितना आ गया आपका, मीडियन आपका आपका आ गया 6। क्लियर है, आपको मीन मीडियन मोड इन तीनों के बीच का रिलेशन फाइंड बताना है, ये होता है इनके बीच का रिलेशन, इंपॉर्टेंट फिगर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझना। ठीक है, आपको कोई डाटा नहीं दिया होगा कि डाटा दे रखा 12 13 14 15, कोई एलिमेंट्स नहीं दे रखेंगे आपको, सीधे मीन मीडियन मोड में से कोई 2 चीज़ दे रखी होगी, आपको तीसरी चीज़ पूछी होगी, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मीन मीडियन मोड 2 और 3, इनके बीच में ये आपको एकदम रट के बैठना है। ठीक है, फट से लगाना है फॉर्मूला और फट से आपको आंसर मिलेगा। क्लियर, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 बेटा। ठीक है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, मैंने कल ही आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम 3 बार सिक्के उछालते हैं तो उसके हम कैसे बनाते हैं, आउटकम्स कैसे बनाते हैं, 4 बार हेड लिखते हैं, 1 2 3 4, 4 बार टेल, 1 2 3 4, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 1 बार हेड, 1 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 बार टेल। ठीक है, ये आउटकम ध्यान देना। ठीक है, जब 3 कॉइन एक साथ उछले जाते हैं, ठीक है, तो ये बनती है प्रोबेबिलिटीज और ये बनते हैं आउटकम्स के, ये आउटकम्स के याद करने का एक टेक्निक है, इसी टेक्निक से करोगे तो एकदम सही बनेगा सब कुछ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस चीज़ की, एट मोस्ट वन हेड की, एट मोस्ट। अब ये वर्ड जो यहाँ पे लिखा है इस ढंग से समझ लो, एट मोस्ट क्या होता है, एट मोस्ट, एट मोस्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बोला आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास में 5 मिनट लेट हो सकते हैं, कितने मिनट लेट हो सकते हैं, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा लेट हो गए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा है आपका टाइम, 5 मिनट से ज़्यादा चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पर क्या 5 मिनट से कम चलेगा, हाँ। क्या अगर मैं लेट ही ना हो तो वो भी चलेगा, हाँ वो भी चलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 मिनट, मैंने बोला कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 रुपये दिए थे मम्मी ने, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें 10 रुपये खर्च कर सकते हो, बाकी 90 रुपीज़ का आपको सामान लेना है। क्या आप 10 रुपये से ज़्यादा खर्च कर सकते हो, नहीं, सामान नहीं आएगा, मम्मी मारेगी।
तो क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये ही खर्च कर सकते हो आप, ठीक है। तो बाकी 90 रुपीज़ का अगर मैं खर्च ना करूँ तो भी चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा, मम्मी खुश हो जाएगी कि आपने पैसे नहीं खर्च किए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने चाहिए, एक हेड चाहिए, एक हेड, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब एक हेड वाला पकड़ लेते हैं पहले, एक हेड वाला ये है, ये हमारा फेवरेबल कंडीशन, एक हेड वाला ये है, एक फेवरेबल कंडीशन, और एक हेड वाला ये है। तो ये आगे एक एक हेड वाले, क्या इससे ज़्यादा हेड चलेंगे, नहीं इससे ज़्यादा हेड नहीं चाहिए हमें, दो नहीं चाहिए, तीन नहीं चाहिए, क्या एक भी हेड नहीं तो भी चलेगा, हाँ मैंने क्या बोला आपको, पैसा ना खर्च करो तो भी चलेगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे एक भी पैसा नहीं खर्च करेंगे तो भी चलेगा, तो एक हेड है हमारे पास, इसमें एक भी हेड नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी भी चलेगी। कितनी प्रोबेबिलिटीज बन गई हमारी, कितने फेवरेबल कंडीशन बन गए, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वन हेड का एटमोस्ट, वन हेड का एटमोस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी बनी 4। टोटल कंडीशन कितनी होती हैं, 8 होती हैं, इनको दोनों को काटोगे आपका आंसर जाएगा 1/2। क्लियर है, समझे। ये एटमोस्ट और एटलीस्ट दो चीज़ें हैं, ढंग से समझना बेटा। एटलीस्ट क्या होता है, कम से कम, एटलीस्ट लिख देता हूँ, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम आपको 25 नंबर लाने हैं। अगर आप उससे कम लाओगे तो फिर नहीं चलेगा, और उससे ज़्यादा ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, ठीक है। एटमोस्ट एटलीस्ट, क्लियर है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 हमें बोला है 2 डिजिट नंबर। वेरी गुड बेटा, 2 डिजिट नंबर। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, जो आपने कहीं ना कहीं बचपन में यूज़ किया होगा। लेट्स से मेरे पास लिखा हुआ है 26, ये 2 डिजिट नंबर है ना। इसको लिखने का ऐसा तरीका हो सकता है, 6 वंस प्लेस पे है तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, प्लस 2 कौन सी प्लेस में, टेंस प्लेस पे, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 10, 2 10 जा 20, 6 1 जा 6, दोनों को जोड़ के दोबारा कितना बन गया 26। क्लियर है, सही है। अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई 3 डिजिट का नंबर है 1 2 3, 123 मेरे पास, तो 100 प्लेस में 1 है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 कौन सी प्लेस पे, 10 प्लेस में उसको 10 से मल्टीप्लाई, 3 कौन सी प्लेस में है, 1 प्लेस में, तो उसको क्या करेंगे हम 3 इंटू 1, जो जिस प्लेस पे बैठा हुआ है उसको, इस डिजिट को उसी नंबर से, वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 1 इंटू 100 कितना होगा 100, प्लस 2 इंटू 20 होगा 20, प्लस 3 1 3, इन तीनों को जोड़ोगे 123। क्लियर है, ये तरीका आ गया आपको समझ में। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास दो नंबर है, दो डिजिट नंबर, मेरे को नहीं पता, मैंने एक्स और वाई ले लिया। क्या ले लिया मैंने, एक्स और वाई। अब इसको लिखने का तरीका, जैसे इसको हमने एलेबरेट करके ओपन करके किया था, इसको भी ओपन करके करते हैं अभी, ठीक है। एक्स कौन सी पोजीशन पे, एक्स है 10 प्लेस पे, तो 10 प्लेस पे तो मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा 10 से। वाई कौन सी प्लेस में, 1 प्लेस में, तो प्लस वाई इंटू 1, ठीक है। नंबर बनाते हैं, 10 इंटू एक्स कितना होता है बेटा 10x, प्लस वाई इंटू 1 कितना होगा y। तो ये आपका बन गया ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। क्लियर है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई इस नंबर को ओपन कर दिया, रिवर्स कर दिया, क्या कर दिया रिवर्स। अब क्या होता है रिवर्स का मतलब, जैसे ये 26 लगा था सिंपल सा बेटा, उसको 62 लिख दिया, पोजीशन शिफ्ट कर दी। अब इसको भी वैसे लिखूंगा 6 इंटू 10, ठीक है, और 2 को कैसे लिखूंगा 2 इंटू 1। क्लियर। तो वैसे ही मेरे पास पहले नंबर क्या था एक्स वाई था, अब मैंने डिजिट्स को रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन जाएगा वो वाई आ जाएगा 10 उसकी प्लेस में, एक्स आ जाएगा एक्स वाई की प्लेस में। क्लियर है, तो डिवाइड को रिवर्स कर दिया हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसको भी बनाओ, उसका नंबर बनाओ, वाई बैठा है कौन सी प्लेस में 10 प्लेस में, तो वाई को 10 से मल्टीप्लाई, प्लस एक्स कौन सी प्लेस में बैठा है 1 प्लेस में, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 10 इंटू वाई कितना हो जाएगा बेटा 10y, और x इंटू 1 कितना हो जाएगा x। ये है आपका रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर। ये है आपका ओरिजिनल नंबर, वो और आपका रिवर्स नंबर। इन दोनों को आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखने दें। अभी क्वेश्चन में बोला कि इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंस मतलब होता है माइनस, ठीक है। इन दोनों को माइनस करना है, तो मैं क्या करूँगा माइनस करवाता हूँ, 10x माइनस प्लस वाई, माइनस करवाता हूँ क्योंकि बाइनोमियल टर्म है, तो मैं बाइनोमियल टर्म को ब्रैकेट में रखूंगा, माइनस प्लस का x, ठीक है। 10x प्लस का y, एक्स की माइनस की मल्टीप्लाई अंदर, माइनस का 10y, और माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस का x। क्लियर। अब क्या होगा, y से 10 से x गया, कितना बचा 9x, y से ये गया माइनस का 9y। इन दोनों में कॉमन आ रही है कुछ, इन दोनों कॉमन आ रही है, ऐसा आ रही है, क्या आ रही है कॉमन 9 आ रही है कॉमन, बाहर क्या बचेगा 9x माइनस वाई। क्लियर, बाहर आ गया 9, अंदर बच गया x माइनस वाई, ठीक है। अब ध्यान समझो, जो भी नंबर कॉमन लेके जो बाहर आता है वो उसी की टेबल में आएगा। अब क्या आएगा उसी की टेबल में। तो हमें क्या पूछा था, किसका मल्टीपल होगा, तो बाहर क्या आ रहा है कॉमन 9, अगर ये कॉमन आता बाहर 5 तो 5 का मल्टीपल होता है, अगर बाहर आ रहा है 11 तो 11 का मल्टीपल होता है, पर अभी बाहर कितना आ रहा है, अभी बाहर आ रहा है हमारे पास 9, तो एक इसका मल्टीपल है 9 का। क्लियर है, क्वेश्चन समझ गए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं कोने में नोट डाउन करना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें रिवर्स कर देते हैं क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे एनसीईआरटी में, पर अब न्यू एनसीईआरटी में इन क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया गया है। क्लियर, समझे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45, ABC is equilateral triangle of a side A, then its altitude is equal to, वेरी गुड बेटा, सबको पता होगा कि ये है मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल।
इसकी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल। ये खास बात होती है इसके बारे में, ठीक है। और क्या होता है, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब इसके फॉर्मूला एरिया का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, सबको पता है, √3/4 ए स्क्वायर, और ए होती है इसकी साइड, ए लेट कर लेते हैं, ठीक है। √3/4 ए स्क्वायर, ये किस फॉर्मूले से आता है वैसे पता है आपको, ये आता है हेरॉन्स फॉर्मूले से। किससे आता है ये, हेरॉन्स फॉर्मूले से। कोई चैप्टर नंबर अगले साल आ जाएगा आपके पास क्लास 9th में, चैप्टर नंबर 10, ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला। उसमें ये बहुत ही ज़्यादा फेमस फॉर्मूला है, ये हाफ बेस इनटू हाइट से भी पहले का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। पर अब मैं बोल रहा हूँ, चाहे मैं इस ट्राइंगल का जो इक्विलेटर ट्राइंगल है हेरॉन्स फॉर्मूला लगाऊं, चाहे मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊं हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, क्या आंसर दोनों में अलग लगाएंगे कि सेम आएंगे, तो आंसर आएगा सेम। क्यों, क्योंकि फिगर तो एक ही है। कि ऐसा भी लगा लो फॉर्मूला बेटा, आंसर तो उसका एक ही आना चाहिए भाई, एरिया तो उतना ही होगा उसका। अब मैं दूंगा 5 अलग अलग फॉर्म लगाऊँ, पांचों में आंसर अलग लगा रहा हूँ, फिगर जब तक एक है चाहे तुम कितने भी फॉर्म लगाओ आंसर भी एक ही आएगा। तो मैं इन दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट करा दूंगा, ठीक है। 1/2 बी बेस इंटू हाइट इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। समझे क्यों किया मैंने इसको इक्वेट, क्योंकि बेटा फिगर तो एक ही है, फॉर्मूला चाहे मैं कितना भी कर दूं दोनों आंसर सेम ले आएंगे, ठीक है। तो दोनों सेम आंसर लाएंगे, दोनों इक्वल भी होंगे फिर कहीं ना कहीं, ठीक है। बेस का मतलब क्या होता है, बेस होती है बेटा कोई भी एक साइड, बेस क्या होती है, कोई भी एक साइड। तो कोई भी एक साइड ले लो, कोई भी ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तीनों के तीनों ए ही है। और हाइट है ये एच, यही तो हमें फाइंड करनी है। तो 1/2 बेस हो गया हमारा ए और हाइट आ गई एच इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। आंसर आ गया आपका, हाथों हाथ देखो, 2 से 2 कटा, 2 बचा, ए से एक पावर कट गई, ठीक है। तो एच कितना आ गया आपका, एच आ गया √3/2 ए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 जो आपको बोल रहा था कि हाइट कैलकुलेट करिए अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये इसका साइड भी देता 10 20 30 तो एक ही जगह में उतना ही रख देता। क्लियर, समझ गए। फॉर्मूले कितने भी लगाओ पर वो सब आंसर सेम ही लेंगे क्योंकि फिगर तो एक ही है। क्लियर, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इफ ए प्लस बी प्लस सी का हो, अच्छा ये अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, इसको दोबारा कर लेते हैं फटाफट से। इसे क्या करेंगे हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पे। इसका फॉर्मूला क्या था मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। अब हमने क्या किया था, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इस सबसे कॉमन लिया था 2, क्या बचेगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इक्वल टू 25। ए बी बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो इसकी जगह कितना पुटअप करा दूंगा 10, तो 2 आ जाएगा 10 और इक्वल टू यहाँ पे है 25 इक्वल टू 25। और यहाँ पे बचा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। क्लियर है। अब 2 × 10 20 और 20 जाके उधर जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 5। 25 माइनस 20 कितना होगा 5, ठीक है। अब मैं इसको छोटा छोटा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेटा हमको चाहिए ज़्यादा जगह, आगे ये फाइंड नहीं करना। पिछली बार तो हम लास्ट क्वेश्चन में हमने यही फाइंड किया था, पर इस बार फाइंड करना है हमें ए क्यूब प्लस ई क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस माइनस का 3abc, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc, ये किसके इक्वल होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ओपन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 1 बाई 1 करके वैल्यू पुटअप करते। ए प्लस बी प्लस सी हमें क्वेश्चन में कितना देखा था 5 देखा था ओरिजिनली, तो इसको लिख देंगे हम 5, ठीक है। इसको कितना रख दिया हमने 5, ए प्लस बी प्लस सी में क्वेश्चन में 5 दे रखा था, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू में कितनी लाया यहाँ से वो भी 5 आया, क्या बात है भाई, सभी 5 आ रहे। इन तीनों से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, इन तीनों से माइनस कॉमन लिया, क्या बचेगा अंदर ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। ध्यान देना बेटा जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले एलिमेंट्स के सारे के साइन चेंज हो जाते हैं, पलटी हो जाते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज पुट अप करते हैं, ए बी बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी देखिए हमें कितनी देखी है 10 दे रखी है, तो ये 5 है, 5 माइनस का 10, 5 माइनस का 10 कितना होता है माइनस का 5, माइनस का 5 और 5 कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस का 25, ये आपका आंसर फाइनल। ये आ गया आपका ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc, ये इसका आंसर। क्लियर है आपको, समझ गए। पिछली बार लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो यहीं तक हमारा पिछली बार आंसर आ गया था, पर इस बार हमें वो कैलकुलेट करना है उससे भी आगे, एक स्टेप और आगे। तो हमने एक और फॉर्मूला यूज़ किया, उसमें वैल्यूज रिपोर्ट करवाई और आंसर हमारा सीधे सीधे हाथ में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़िया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेंटर, ठीक है, वेरी गुड। मान लेते हैं हमारे पास ग्राफ है और ये पॉइंट हमारे पास कहीं ड्रॉ रखा है, ये पॉइंट ए है, मान लेते हैं ये रहा 12 और ये रहा 5, ये आपको देखे कोऑर्डिनेट्स 12, 5।
आपको उसकी सेंटर से डिस्टेंस बतानी है। सेंटर मतलब ओरिजिन, ओरिजिन ओरिजिन क्या होते हैं 0,0, ओरिजिन से कितना दूर होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, ये डिस्टेंस। तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, ये वाला कहीं ना कहीं वाई कोऑर्डिनेट बता रहा है। वाई कोऑर्डिनेट में कितना लिखा है 5, तो ये कितना होगा 5, कितना होगा बेटा ये 5। ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, ये कितना रखा है आपको 12। आपको फाइंड करना है क्या, आपको फाइंड करना है हाइपोटेनियस। क्लियर है, आपको क्या फाइंड करना है हाइपोटेनियस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक ट्रायंगल बना दिया करूँ, ठीक है। और ट्रायंगल में हमको एक बहुत फेमस थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपल याद है तो आपको पता चल जाएगा कितना 12 और 5 क्या बनेगा यहाँ पे 13। और जिसको नहीं पता वो टाइम वेस्ट करेगा और ऐसे निकालेगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस h मान लेते हैं इसको, या x मान लेते हैं जो हमें फाइंड करनी है x, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू x का स्क्वायर, ठीक है। 144 प्लस 25 कितना होता है 169, कितना होता है बेटा 169। तो 169 इक्वल टू x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 169, x स्क्वायर होता है 13 का। तो x कितना आ गया आपके पास 13। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो आप एक ही बार में आंसर बताओगे, और अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद नहीं है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, इसमें टाइम वेस्ट होने वाला है। तो मेरे हिसाब से कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट को याद करके ही जाना। क्लियर है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर वर्क एंड टाइम का, ठीक है। वर्क एंड टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। अगर आप वर्क एंड टाइम को नहीं करते हो टाइम पे तो आपका पूरा का पूरा साल में आपने जो भी वर्क किया है सैनिक स्कूल के लिए सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो वर्क टाइम ये चैप्टर का नाम भी है और ये आपको बताएगा भी कि आपको कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई ए है वो एक काम को 25 दिनों में करता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ए एक काम को 25 डेज में कर रहा है, 25 डेज लग रहे हैं उसको किसी एक काम को करने में, ठीक है। और उसी काम को करने में बी का जल्दी कर दे रहा है, बी 20 दिनों में कर दे रहा है। भाई बी थोड़ा तेज है, बी 20 डेज में ये काम को कंप्लीट कर दे रहा है, ठीक है। अब हमको पता है कि भाई वर्क इन टाइम में हम 1 डे वर्क निकालते हैं हम सबका। 1 डे वर्क ऑफ ए, 1 डे वर्क ऑफ ए कितना आएगा बेटा, इसको पलटी करा के 1/25 डेज, ठीक है। किसका बी का 1 डे वर्क कितना होगा 1 डे वर्क ऑफ बी, बी का कितना होगा बेटा 1/20, ठीक है। ये दोनों का एक एक दिन का काम हो गया। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई ये दोनों के दोनों ना 5 दिन तक काम कर रहे हैं, दोनों दोस्त थे बहुत अच्छे से बड़ी थे, इन्होंने 5 दिन तक काम किया। उसका क्या हुआ दोस्ती में दरार, ए ने काम छोड़ दिया। अब बचा हुआ काम कौन कर रहा है, बचा हुआ काम को बी को करना पड़ेगा। भाई बी को पैसे तो चाहिए ना, उसने ठेके में काम उठा लिया, उसे पूरा काम करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा कि भाई एक बंदा नहीं आया तो दूसरा बंदा भी काम नहीं करेगा, वो अपना घर बार चलाना है, उसको बी को काम करना पड़ेगा। तो 5 दिन तक इनने काम किया, 5 डे वर्क निकाल लेते हैं पहले। 5 डेज वर्क, 5 डेज वर्क और बोथ कितना, दोनों बोथ मतलब दोनों के दोनों साथ में कर रहे थे। तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई दोनों के काम को प्लस कर दो। दोनों एक दिन में 1/25 कर रहा था, दूसरा कर रहा था भाई 1/20 कर रहा था, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो बेटा, एलसीएम कितना है इनका, एलसीएम आएगा 100, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई किससे 4 से, प्लस इसको किससे 5 से, ये कितना आ गया आपका 5 मल्टीप्लाई 9/100। कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है ये 20 से कटता है, कितना आ जाएगा 9/20। तो 9/20 काम हो चुका था बेटा, ये कितना होगा दोनों ने मिलकर काम किया। अब इसके बाद सारा काम किसने किया, ए ने छोड़ दिया बी का साथ, और बी ने बोला कि सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग वर्क निकाल लेते थे। रिमेनिंग वर्क कितना हुआ बेटा, रिमेनिंग वर्क कितना होगा बेटा आपका 1 में से जो काम हो चुका है उसको माइनस कर दो, क्योंकि पूरा काम 1 होता है। तो पूरे काम में से मैं 9/20 माइनस किया, एलसीएम लेके 20 माइनस का 9/20 विल बी इक्वल टू कितना होगा 11/20। भाई ये रिमेनिंग वर्क है, ये किसको निपटाना पड़ेगा, या बी को निपटाना पड़ेगा। किसको निपटाना पड़ेगा, बी को। तो बी को अगर एक दिन का काम मैं उससे डिवाइड करा तो नंबर ऑफ डेज हमको क्लियरली पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज कितने दे होंगे, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी, बी जो लेगा कितने दिन वो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो 11/20 डिवाइड बाय बी का ही काम नीचे रखेंगे 1/20। 20 से 20 कैंसिल आउट, कितना आ गया 11 डेज। तो सबको पता चल रहा है 11 दिनों में हम बी हमारा पूरा का पूरा काम कर देगा, ठीक है। तो बेटा ध्यान देना, वर्क इन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटीड आएगा। अगर आप इसको नहीं कंप्लीट कर रहे तो आपका क्वेश्चन ही ओवर, खत्म, गेम ओवर, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा ये पावर 4 वाला पे एक क्वेश्चन आया था इससे पीछे, वो पावर 2 वाला था, पावर 4 में पहुंच गए हम, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है x - 1/x इक्वल टू 3। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या बोला था मैंने, स्क्वायरिंग क्यूबिंग करते हुए बेटा ध्यान देना, स्क्वायरिंग क्यूबिंग करते हुए ब्रैकेट का यूज करना है। ब्रैकेट का यूज नहीं कर रहे हो तो बेटा फिर आपको आंसर ही नहीं आएगा कभी, ठीक है। आंसर आएगा पर वो सही नहीं होगा, क्लियर है। ब्रैकेट का ही यूज करना है, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी, क्लियर, इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, x से x कैंसिल, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया 2 उधर जाएगा और माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, कितना आ गया ये 11। तो x स्क्वायर
प्लस 1/x² आ चुका है आपका 11। ठीक है, अब ध्यान देना, पिछले बार क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हमें स्क्वायर निकालना था, पर इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालने हैं, इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है पावर 4। तो पावर 4 में डायरेक्टली नहीं पहुंचते, पावर 2 से 2 एक स्टेप में, एक ही बार में 4 कदम नहीं कूदेंगे, पहले 2 कदम चलेंगे फिर 2 कदम चलेंगे। ठीक है, तो इस चीज का दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे, और स्क्वायरिंग करते हुए क्या करते हैं हम, दोबारा ब्रैकेट का यूज। ठीक है, तो ध्यान देना, इस बार हमारे पास x² और प्लस 1/x² को मैंने ब्रैकेट में रखा और कर दिया इसका स्क्वायर। राइट साइड का भी करेंगे, लेफ्ट साइड का भी करेंगे। ठीक है, वरना डिसबैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। तो 11 का भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर एलिमेंट है x², a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1/x इसका स्क्वायर b² प्लस का 2 इंटू a इंटू बी। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। x² से x² कैंसिल, ये प्लस का 2। ठीक है, x² का स्क्वायर, जब पावर के ऊपर पावर दो तो क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 ही होगा, और x का स्क्वायर हो जाएगा पावर 4। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या 121, ये 2 उधर जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस, तो 121 माइनस का 2 आपका आंसर होगा कितना हो जाएगा 119। तो आपकी आंसर आ चुकी है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आंसर कितना है 119। ठीक है, ध्यान देना बेटा, लास्ट पार्ट में हमने सिर्फ यहीं तक निकालना था, इस पार्ट में हमें बोला था कि x की पावर 4 तक पहुंचना है। तो स्क्वायरिंग का एक और बार स्क्वायरिंग करेंगे, 2 बार स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा बीच में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर है आपको, समझ के, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, हम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, और ये तो अब हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन बचा है बच्चों, आखिरी क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जो बच्चों को लगता है मैंने उसी को रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि आपने एक वेल खोदा है जो 10 मीटर है अंदर से डायामीटर। तो हमें डायामीटर कितना देखा है बेटा, डायामीटर देखा है 10 मीटर। हमें किससे काम होता है, रेडियस से, तो रेडियस हो जाएगा इसका आधा, 5 मीटर। ठीक है, अब ये रेडियस है, इसको हम स्मॉल आर लेते हैं, ये क्वेश्चन में कैपिटल आर भी यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब ये है हमारा, ये रेडियस है हमारा कितना 5 मीटर आ गया। क्लियर है, आगे कितना गहरा है, ये कितना गहरा है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये डीप इनसाइड कितना गहरा है, ये डीप इनसाइड है हमारा कितना, ये है अंदर से 14 मीटर डीप, तो ये 14 मीटर डीप है। ये है कुआं, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला। ठीक है, अब इससे क्या किया हमने, इससे हमने मिट्टी बाहर निकाली। ठीक है, और मिट्टी को बना दिया हमने एम्बार्कमेंट। व्हाट डू मैं एम्बार्कमेंट, ठीक है, एम्बार्कमेंट क्या होता है, आप मान लो कि एक ऐसा एरिया जो चारों तरफ से, जो हमने मिट्टी निकाली उसको चारों तरफ से लगा दिया। जैसे ना कुआं होता है, कुएं को ऊपर से टाइट रखना पड़ता है वरना मिट्टी उसके अंदर गिरते रहेगी। तो उसको अंदर हम चारों तरफ से क्या करते हैं, ईंटों की लेयर लगा दो या मिट्टी की लेयर लगा दो, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि वो अंदर से ही ना टूट जाए और कोई उसके अंदर गिर ना जाए। ठीक है, तो ये है वो एम्बार्कमेंट जो चारों तरफ से कवर कर रहा है उसको। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसे, अगर 2D में देखेंगे तो ये ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे होगा पूरा का पूरा क्या, मिट्टी, जो ये अंदर से निकली है वो मिट्टी हमने इस चारों तरफ लगा दी है। तो इससे जो भी मिट्टी हमने निकाली है वो हमने यहाँ पे खर्च कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक और रेडियस की जरूरत पड़ेगी, ये बाहर तक वाले की, तो इसको बोले कैपिटल आर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एम्बार्कमेंट की विड्थ को एक्स बोल रहा हूँ, और एक्स ही हमें फाइंड करने की कितना चौड़ा होगा ये। तो इसको हमने यहाँ तक रख दिया एक्स, ये कितना होगा 5 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ मैं, कैपिटल आर है मेरे पास 5 प्लस का एक्स। ठीक है, ध्यान देना, ये हाइट किसकी है, ये हाइट है कुएं की, पर एम्बार्कमेंट की हाइट कुछ और है। एम्बार्कमेंट की हाइट कितनी है, 4 होल 2/3। तो ये हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट ये कितना है बेटा, 4 होल 2/3, मिक्स फ्रैक्शन सिंपल करते हैं, 3 2 4 12 14 अपॉन में 3 मीटर्स। ठीक है, अब इसको हम यूज़ कर रहे हैं, आप ढंग से समझो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें इस क्वेश्चन में जो ये मिट्टी है उसको निकाल के हमें किस में कवर कर देना है, इस मिट्टी को हमें बाहर एम्बार्कमेंट में लगाना है। तो इस एम्बार्कमेंट में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एम्बार्कमेंट करें वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट को शॉर्ट में लिखना हो। क्लियर है, अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ होगा पाई आर स्क्वायर एच। एम्बार्कमेंट की वॉल्यूम कितनी होगी बेटा, तो अंदर वाली वॉल्यूम तो खाली होगी, बाहर पे लगाई, जो शेडेड रीजन है इतने में ही एम्बार्कमेंट होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। क्लियर, ठीक है, अब आउटर वॉल्यूम कितना रखते हैं, देखो पाई के वैल्यू, आउटर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। क्लियर है, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, पाई और एच कॉमन आ रहे हैं, अंदर क्या बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, ये हाइट और इस हाइट कैंसिल मत कर देना, वो हाइट किसकी है, वो वेल की है, कुएं की है, और ये हाइट किसकी है, एम्बार्कमेंट की है, जो मैंने अलग से लिख रखा है। तो हाइट ऑफ 5 मीटर, पहले इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई, हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट कितनी है हमारे पास, बताओ जल्दी से, ये कितना लिखा है 14 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई आर कितना है हमारे पास, आर हमने ये निकाला था 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
माइनस आर, अंदर वाले का कितना है 5 का स्क्वायर। क्लियर है। अब बढ़ते हैं इसको आगे। 14 से 14 कैंसिल, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 ये 3 क्रॉस में आ जाएगा ऊपर, 3 क्रॉस में आ गया ऊपर, इक्वल टू, इसको ऐसी अनसॉल्व लगते हैं अभी, अगले स्लाइड में करेंगे, x प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 25। क्लियर। अब इसको करते हैं अगले स्लाइड में क्वेश्चन। 25 कितना आ गया था हमारा वो, 25 मल्टीप्लाई 3 प्लस इक्वल टू एक्स प्लस का 5 का होल स्क्वायर माइनस का 25। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 5 से 75, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी, मतलब हमारा बनेगा 10x माइनस का 25। 25 से 25 कैंसिल, ये बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 10x। इस 75 को उधर ले आते हैं, माइनस का 75 बनाते हैं, और यहाँ पे आ गया 0। अब इसका होगा मिडिल टर्म स्प्लिट। 75 को फटाफट से फैक्टराइज कर दो बेटा, 2 5 3 से काट देगा, 3 1 जा 3 2 जा 6, 1 कैरी 5 जा 2 बार 5 आएगा। इन तीनों से हमको क्या बनाना है, बीच वाला नंबर 10। तो 5 3 जा 15 और माइनस 5, तो क्या बन गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 5x, एक माइनस का 75। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, स्टार्टिंग में इन दोनों से आ रहा है x, तो x प्लस 15, इन दोनों से कॉमन लेते हैं माइनस का 5, माइनस का कॉमन लेते हैं, अंदर वालों के साइन पलटी, x प्लस 15, और ये आ गया आपका 0। दो डब्बे बन रहे हैं आपके, एक तो बन रहा है x प्लस का 15 और एक बन रहा है आपका x माइनस का 5। क्लियर, ये आ गया आपका 0। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स कि दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है, मुझे नहीं पता कौन सा 0, तो मैं दोनों को ही इक्वेट करके 0 को इक्वल रख देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू 0, 15 उधर जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस का, तो x इक्वल टू माइनस का 15। क्या रेडियस माइनस की 15 हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देगा आपको x माइनस का 5 इक्वल टू 0, 5 को उधर भेजा है, ये आ गया आपका 5। ये हमारा आंसर है, ये होगा हमारा एम्बार्कमेंट। जो एम्बार्कमेंट की क्या थी, वृत्त थी, जो कितना चौड़ा होगा वो हमारा x था, और कितना आ गया 5, तो 5 मीटर चौड़ा हमारा एम्बार्कमेंट है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो होती है फिनिश। तो बेटा मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है 18 तारीख के लिए, आपके लिए उसके लिए बहुत 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 ऑल द बेस्ट, और आप सभी के सभी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अच्छी तरह से करिए, और अपने फ्यूचर में बेटा अगर इस सिलेक्शन यहाँ पे आपका नहीं भी होता है, तो अपने फ्यूचर को रोक के नहीं रखना, आपको आगे बढ़ना है, आपको नेक्स्ट ट्राई मारनी है, आपको अगली बार ट्राई मारनी है, आपको अगली बार ट्राई मारनी है। एक बार नीचे करके कोई बात नहीं बेटा, पर अगली बार आपको ट्राई मारते रहनी है। चलिए फिर, जय हिंद जय भारत।